India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल तक बढ़ाई। ईडी ने सिसोदिया की रिमांड नहीं मांगी। सीबीआई ने कहा बेल के बाद सिसोदिया गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्किस बानो के दोषियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीजेआई ने दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर विशेष पीठ गठन का दिया आश्वासन। सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को न्याय मित्र के सुझावों पर जवाब देने का दिया निर्देश। 17 नवंबर तक जवाब तलब। अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के आधार पर पॉक्सो अधिनियम के मामलों को रद्द नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। India Legal presents Courts Roundup. आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी ने मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि कुछ भी सीधे तौर पर सिसोदिया की संलिप्तता की ओर इशारा नहीं करता, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उधर सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि भले ही सिसोदिया देश छोड़कर भागने का खतरा उन पर ना हो, लेकिन जमानत के बाद वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष ईडी सीबीआई जज M.K. नागपाल ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 5 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और यहां ईडी ने मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबों के लिए एप्लीकेशन दी। कोर्ट ने कहा वो जो किताबें चाहते हैं वो दे दी जाएंगी। जमानत पर सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील दयान कृष्ण ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा वो कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा सिसोदिया का मोबाइल फोन सीज हो चुका है। सीबीआई ने जो डिवाइस मिले हैं उसमें सीधे तौर पर सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। हमारी अपील है कि अब जमानत पर रिहाई का आदेश दिया जाए। वैसे भी आबकारी मामले में सीबीआई के मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब गवाहों को प्रभावित करने की दलील भी निष्प्रभावी है। इसके अलावा उन्होंने हमेशा जांच एजेंसी का सहयोग भी किया है। हालांकि जब भी जांच एजेंसी की समन पर नहीं पहुंच सका, उसके लिए मैंने एजेंसी को उचित कारण भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने जाँच की, लेकिन गिरफ्तारी कब की है ये भी एक विषय सोचने वाला है। वो अकेले ही आरोपी हैं जो सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। दूसरी तरफ सिसोदिया की पत्नी कई बीमारियों से जूझ रही है। उनकी देखभाल करने के लिए कोई और नहीं है। इस आधार पर भी सिसोदिया को जमानत दिया जाना चाहिए। रिमांड अर्जी में सीबीआई लगातार एक ही बात और आधार बताती रही। अब उनको न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं है। उन्होंने रूनो घोष बनाम सीबीआई केस या उसका हवाला भी दिया गया। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि भले ही सिसोदिया का देश छोड़कर भागने का खतरा ना हो, लेकिन जमानत के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
वकील कृष्णन ने कहा कि जब मनीष सिसोदिया मंत्री पद पर थे तब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अब तो वो पद पर भी नहीं है तो उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ये मामला साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं बरतने से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। बिल्किस बानो मामले में रिहा चल रहे दोषियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल गैंगरेप मामले में दोषियों को राहत देने के खिलाफ बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कोर्ट ने नई 2 जजों की पीठ के गठन का आश्वासन दिया है। साल 2002 में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के मामले में सभी 11 दोषियों को समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। पिछले साल गुजरात सरकार ने सजा माफी की नीति के तहत इन्हें रिहा कर दिया था। रिहा किए गए लोगों में से कुछ 15 साल तो कुछ 18 साल की जेल काट चुके हैं। बिल्किस बानो केस में बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए 11 दोषियों को दी गई छूट पर जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। बानो के वकील द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए कहे जाने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वो मामले को सूचीबद्ध करने के लिए एक तारीख आवंटित करेगी। दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बिल्किस की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि उनके द्वारा फरवरी में मामले का उल्लेख किया गया था, लेकिन अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सीजेआई ने कहा विशेष बेंच का गठन किया जाना है। मैं रजिस्ट्रार से जस्टिस रस्तोगी से पूछने और तारीख लेने के लिए कहूंगा। मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को अगस्त में गुजरात की 1992 की रेमिशन पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया गया था। जब सजा में छूट के लिए उनके आवेदन की अनुमति दी गई थी, इन लोगों को 2008 में बानो के रेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या का दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। क्योंकि दोषियों को रिहा कर दिया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई हैं और पहले से ही उन पर सुनवाई की जा रही है। पहली याचिका पर 25 अगस्त 2022 को पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली बेंच कर रही है। इन्हीं याचिकाओं में गुजरात सरकार ने एक हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि इन 11 दोषियों को अच्छे व्यवहार और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 14 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा किया गया था। जब मामलों को अंतिम रूप से सूचीबद्ध किया गया था, तब न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने बिल्किस बानो की याचिका और उनके मामले में दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली कुछ अन्य याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। बिल्किस बानो ने बीती 24 जनवरी को दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ इन दिनों इच्छा मृत्यु की मांग वाले मामले पर सुनवाई कर रही है। ऐसे में जिस जज को याचिका पर सुनवाई करनी थी, उनके संविधान पीठ का हिस्सा होने के चलते बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। आपको बता दें कि दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही बिल्किस बानो ने 13 मई 2022 को दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को सांसदों या विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एमिकस क्यूरी या न्याय मित्र के सुझावों का जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब हमें अदालत की क्षमता का डाटा मिलेगा, तब हम निर्णय ले पाएंगे कि केसों को सुचारू और तेजी से कैसे निपटाया जाए। सभी उच्च न्यायालयों ने 17 नवंबर 2023 तक एमिकस की रिपोर्ट पर जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया द्वारा मौजूदा और पूर्व सांसदों अथवा विधायकों के खिलाफ मामलों में मुकदमे में तेजी लाने के लिए दिए गए सुझावों पर उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालत विधायकों के मुकदमे में तेजी लाने के मामले को व्यवस्थित तरीके से तभी निपटा पाएगी जब उसके पास लंबित मामलों, न्यायाधीशों के कार्यभार से संबंधित पर्याप्त डेटा होगा। हंसारिया ने प्रस्तुत किया कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर ट्रायल में तेजी लाने के लिए विभिन्न आदेश पारित किए थे,
लेकिन वांछित प्रभाव नहीं मिले हैं। इस प्रकार उन्होंने पीठ को कुछ सुझाव दिए जो याचिकाकर्ता की प्रार्थना को पूरा करने में मदद करेंगे। हंसारिया ने कुछ सुझाव भी दिए, जिनमें थे नंबर 1, एमपी और एमएलए से संबंधित मामलों से निपटने वाली अदालतें केवल ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगी, अन्य नहीं। नंबर 2, सीआरपीसी की धारा 309 के संदर्भ में ट्रायल एक तारीख के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। नंबर 3, कार्य का आवश्यक आवंटन उच्च न्यायालय या उक्त जिले के प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुझाव के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि विशिष्ट मामलों में निपटने का मतलब होता है कि अदालतें किसी अन्य मामले को नहीं ले रही होंगी, क्योंकि न्यायपालिका में कम जज हैं। इस पर हंसारिया ने जवाब दिया कि ये कवायद पहले ही अदालत द्वारा की जा चुकी है और सभी उच्च न्यायालयों को इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि सांसद अथवा विधायकों के खिलाफ मामलों की संख्या 4112 से बढ़कर 5112 हो गई है। एमिकस क्यूरी ने कहा कि हमारे पास देश में 4759 विधायक हैं, लगभग 300 से 400 हत्या के मामले हैं और वे आजीवन कारावास के मामले हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हंसारिया से विशिष्ट डेटा एकत्र करने और अदालत में वापस आने को कहा। सीजीआई ने कहा कि उच्च न्यायालय को विशेष अदालतें बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का पता लगाना होगा। इन सभी मुकदमों को एक न्यायाधीश की भी व्यवस्था करनी होगी। कोर्ट ने संबंधित अदालती डेटा भी मांगा। पीठ ने कहा कि एक बार इस तरह के डेटा का मिलान हो जाने के बाद वे उच्च न्यायालयों से पूछ सकते हैं और क्या वे केसों को इस व्यवस्थित तरीके से संभाल सकते हैं। पीठ ने अमिकस क्यूरी की 17वीं रिपोर्ट को सभी उच्च न्यायालयों में भेजने का निर्देश दिया। पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को 17 नवंबर 2023 को एमिकस क्यूरी द्वारा दायर 17वीं रिपोर्ट पर जवाब देने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 120 याचिकाएं देश भर की विभिन्न अदालतों के समक्ष लंबित हैं। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से दायर आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया। केंद्र ने यह भी प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 139A के तहत उपाध्याय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ट्रांसफर याचिका दायर की गई, जो कि निर्णय के लिए लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वक्फ एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देते हुए देश के अलग अलग हाई कोर्ट में कुल 120 याचिकाएं लंबित हैं। साथ ही यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिकाएं लंबित हैं। वहीं याचिकाकर्ता वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि हमारी जानकारी में केवल इंदौर और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसी याचिका लंबित है, जबकि केंद्र सरकार 120 याचिकाएं लंबित होने की बात कर रही है। ऐसे में सभी मामलों को ट्रांसफर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि यह बेहद अहम मुद्दा है। यह कानून जमीन पर कब्जा करने का एक साधन बन गया है। इसके जरिए पब्लिक पार्क, गौशाला पर कब्जा किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि केंद्र सरकार सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए कदम उठाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद तय कर दी है। उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में केंद्र या विधि आयोग को चैरिटेबल संस्थानों के लिए एक समान कानून का मसौदा तैयार करने और इसे सार्वजनिक बहस के लिए प्रकाशित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट देश भर के विभिन्न राज्यों में इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। यह मामला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। शुरुआत में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इंटरनेट शटडाउन का मुद्दा चिंता का विषय है। उन्होंने राजस्थान में एक परीक्षा आयोजित होने के कारण इंटरनेट बंद होने का उदाहरण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जो राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन को इस आधार पर चुनौती दे रही थी कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, पहले की याचिकाओं में भी हमने पक्षकारों को उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा था, क्योंकि उच्च न्यायालय में वे पक्षकारों के साथ बातचीत कर सकेंगे और देखेंगे कि इंटरनेट बंद करने का कारण क्या था। इसी तरह आप भी उच्च न्यायालय जा सकते हैं
और उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करेगा। जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील से पूछा कि क्या इंटरनेट बंद करने के लिए कोई मानक प्रक्रिया या नियम है, तो उन्होंने पीठ को सूचित किया कि संचार मंत्रालय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार निलंबन नियम ऐसे मामलों में लागू होते हैं। बेंच अंत में इस मामले को लिस्ट करने के लिए सहमत हो गई, क्योंकि ये एक अखिल भारतीय मुद्दा है जो इसे गैर विविध दिन पर 3 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया गया है। अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इंटरनेट सेवाओं पर अपरिभाषित प्रतिबंध अवैध है और इंटरनेट बंद करने का आदेश जरूरत और आनुपातिकता के पैमाने पर खरा उतरना चाहिए। अब इंटरनेट बंदी से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे हमारी इंडिया लीगल वेब टीम। वेब टीम के लीगल रिपोर्टर आपको बताएंगे कि इंटरनेट शटडाउन पर अदालत का क्या स्टैंड रहा। यार, ये गवर्नमेंट कभी भी इंटरनेट बंद कर देती है। इनको पता नहीं है क्या हमारा फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है। मेरे साथ रह के तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा, लेकिन आधा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए पूरा सुनो। आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोटेक्टेड है। हाउएवर दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। जब कभी भी गवर्नमेंट को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, तो एज पर द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विस रूल 17, गवर्नमेंट कैन टेम्परेली सस्पेंड टेलीकॉम सर्विसेज। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा है, एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट एक्सेस बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी टेम्परेरी, लिमिटेड इन स्कोप, लॉफुल, नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट। तो कानून की जानकारी होना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं आप तक भी ये जानकारी पहुंचे। बढ़ते आगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति IM कुदुसी की एक याचिका पर दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी किया, जिसमें उस समीक्षा समिति के रिकॉर्ड की मांग की गई थी जिसने मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले के संबंध में टेलीफोन कॉलों को इंटरसेप्ट करने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 13 मार्च को पारित एक आदेश में सीबीआई को भी नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति कुदुसी ने अपनी याचिका में सीबीआई को इंटरसेप्ट किए गए संदेशों को हटाने और उनके खिलाफ मामले में उन संदेशों पर भरोसा न करने का निर्देश देने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना भी की। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। इलाहाबाद, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुदुसी को सीबीआई ने इस मामले में फंसाया है। सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया है। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा संचालित लगभग 46 कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2018-19 के लिए केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया गया था। ट्रस्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने सरकार को रिकॉर्ड पर सामग्री पर पुनर्विचार करने और कॉलेज चलाने की अनुमति के पत्र की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। यह सीबीआई का मामला है कि जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुकदमा लंबित था, तो न्यायमूर्ति कुदुसी ने कुछ उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को विवाद के परिणाम को प्रभावित करने और अपने संपर्कों के माध्यम से मामले को ट्रस्ट के पक्ष में निपटाने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की। इस मामले में सीबीआई ने सितंबर 2017 में जस्टिस कुदुसी को गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दहेज और बेटी के हक पर अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि बेटी का परिवार की संपत्ति पर अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता क्योंकि उसकी शादी के समय दहेज दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बेटी को शादी के समय दहेज दिया गया है तो वो भी परिवार की संपत्ति पर अधिकार मांग सकती है। जस्टिस MS सोनक की बेंच ने कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि बेटियों की शादी के समय कुछ दहेज दिया गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों का परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह जाता। यह मामला परिवार की संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। अपीलकर्ता अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी हैं और उसकी 3 बहनें और 4 भाई भी हैं। अपीलकर्ता के मुताबिक उसके पिता की मृत्यु के बाद अपीलकर्ता को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। हालांकि उसकी मां और 2 भाइयों ने मिलकर बहनों को बिना बताए उसकी पारिवारिक संपत्ति यानी दुकान को अन्य 2 भाइयों को दे दिया।
इसके खिलाफ अपीलकर्ता ने मुकदमा दायर किया और कहा कि दुकान पारिवारिक संपत्ति है, इसलिए दुकान पर उसका भी अधिकार है। 4 भाइयों और मां का कहना था कि शादी के समय चारों बेटियों को कुछ दहेज दिया गया था, इसलिए वे परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं मांग सकते। भाइयों ने यह भी दावा किया कि दुकान पारिवारिक संपत्ति नहीं है, क्योंकि इसे तीनों भाइयों और पिता ने मिलकर खरीदा था। मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। भाइयों का कहना है कि बहन का संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि पिता के निधन के बाद बेटियों के अधिकारों को जिस तरह से खत्म किया गया है, वैसे खत्म नहीं किया जा सकता। मामले में वैसे भी यह साफ नहीं हो सका कि चारों बेटियों को पर्याप्त दहेज दिया गया था या नहीं। कोर्ट ने ट्रांसफर डीड को रद्द कर दिया और कहा कि अपीलकर्ता का भी दुकान यानी परिवार की संपत्ति पर अधिकार है। तो कोर्ट राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.